नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में पिछले 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा 73,640 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में कल 950 लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री में भी कोरोना पॉजिटिव। भारतीय रेल 12 सितंबर से शुरू कर रही है 40 जोड़ी विशेष ट्रेनें। 10 सितंबर से होगी बुकिंग। इनमें देहरादून से कोटा और कोटा से देहरादून के लिए नंदा देवी एक्सप्रेस भी शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्री से की बातचीत। शुक्रवार को मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री के साथ बैठक में चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करने का दिया संदेश। और देश के एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का दिखने लगा असर। हरिद्वार के एमएसएमई सेक्टर के लिए जारी की गई अतिरिक्त सहायता ऋण राशि, कारोबार में आ रहा सुधार। अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से 73,640 रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में ठीक होने वालों की ये अब तक की सबसे अधिक संख्या है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 32 लाख हो चुकी है। मरीजों के ठीक होने की दर 77% से अधिक हो गई है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी देहरादून में कोरोना के करीब 1600 एक्टिव केस हैं। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि राजधानी में मरीजों के लिए सभी व्यवस्थाएं हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। अब तक 74,000 टेस्ट कराए गए हैं। जनपद देहरादून के अंदर लगभग 4,900 केसेस जो है इस समय रिपोर्टेड हैं और इसमें से हमारे एक्टिव केसेस जो हैं वो लगभग 1600 के आसपास हैं। 153 लोगों की डेथ हुई है। इसमें जो देहरादून से रिलेटेड केसेस हैं वो रिलेटिवली काफ़ी कम है। लगभग 74,000 सैंपल्स जो है अभी तक टेस्ट किए जा चुके हैं और टेस्टिंग कंटिन्यूअस चल रही है हमारे यहाँ। लगभग पर डे 1600 के आसपास टेस्ट इस समय जो है देहरादून के अंदर किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मरीजों के लिए बेड्स बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। बेड्स बढ़ाने को लेकर के अभी हम लोगों की चर्चा हुई है आईएमए के साथ। हम और भी हॉस्पिटल्स में बेड को रिजर्व कर रहे हैं। बेड्स की कमी बिल्कुल नहीं है। आज भी 1600 केसेस हैं और 1600 केसेस के बावजूद हमारे यहाँ लगभग 3200 के आसपास बेड्स अवेलेबल हैं। तो जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर, पेड कोविड केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर, हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं। अभी हमारा प्रयास ये है कि हम आईसीयू बेड्स और बेड्स विथ ऑक्सीजन जो है वो और ज़्यादा बढ़ा पाएँ। इस बीच कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कोरोना संक्रमण के 950 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब 7,575 एक्टिव मामले हो गए हैं, जबकि 330 कोरोना संक्रमितों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। उत्तराखंड के कैबिनेट दर्जे के एक मंत्री में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया जा रहा है। भारतीय रेल मुसाफिरों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। भारतीय रेल 12 सितंबर से 40 जोड़ी विशेष ट्रेनें शुरू करने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और ट्रेनों की भी सूची जारी की। 12 सितंबर से शुरू हो रही 40 जोड़ी ट्रेनों की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। इन ट्रेनों में कोटा से देहरादून और देहरादून से कोटा के लिए नंदा देवी एक्सप्रेस भी शामिल है। मुसाफिरों की पहली पसंद है, जो उनके सफर को सुगम और सुहाना बनाती है। लेकिन कोरोना महामारी ने मुसाफिरों की उनके सपनों की रेल से जुदा कर दिया है। लेकिन भारतीय रेल के लाखों कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाकर लॉकडाउन पीरियड में भी सीमित क्षेत्रों में रेल को पटरी पर दौड़ाया। अब भारतीय रेल मुसाफिरों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी और ट्रेनों की सूची भी जारी की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय रेल 12 सितंबर से 40 जोड़ी विशेष ट्रेनों को आरंभ करने जा रही है, जिनकी बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। ये स्पेशल रेलगाड़ियां देहरादून, अजमेर, जयपुर, जबलपुर, प्रयागराज, भागलपुर, गोरखपुर, ग्वालियर, मुजफ्फरपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करेगी। इससे पहले रेलवे ने 12 मई से 30 राजधानी स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं, जबकि 1 जून से 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाकर भारतीय रेल ने मुसाफिरों की दिक्कतों को सहूलियत में बदलने के प्रयास किए।
इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 1 मई से मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई और लाखों मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया। कार्गो पार्सल ट्रेनों के परिचालन से रेलवे ने लॉकडाउन पीरियड में भी देश भर में जीवन रक्षक दवाइयां और आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाकर कीर्तिमान स्थापित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल शाम ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हाथामी से बातचीत की। वे मॉस्को से नई दिल्ली लौटते हुए तेहरान में रुके थे। दोनों नेताओं ने भारत और ईरान के बरसों पुराने सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को आगे ले जाने के तरीकों पर बातचीत की और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिनों के मॉस्को दौरे में रूस और चीन सहित अन्य शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO सदस्य देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। शुक्रवार को उन्होंने SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। चीन के आग्रह पर रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष जनरल वेई फेंग के साथ बैठक की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करे और यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश न करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय रूस दौरा कई मायनों में अहम रहा। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर बढ़े तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय बैठक में चीन को कड़ा संदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत का केंद्र पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के बीच का रास्ता निकालने पर ही टिका रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष जनरल फेई वेइंग से स्पष्ट तौर पर कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध से पहले की स्थिति कायम करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी सेना की कार्रवाई, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करना, आक्रामक रवैया और यथास्थिति को बदलने का एक तरफा प्रयास शामिल है और ये द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जवान सीमा प्रबंधन को लेकर हमेशा जिम्मेदाराना रुख अपनाते रहे हैं। साथ ही भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा को लेकर भी दृढ़ संकल्पित है। दोनों देशों के बीच बैठक के बाद रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से कई ट्वीट किए गए। रक्षा मंत्री कार्यालय ने ट्वीट में लिखा, मौजूदा परिस्थिति को जिम्मेदाराना ढंग से हल किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों में किसी को भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे सीमा के इलाकों में हालात और खराब हों या तनाव बढ़े। बयान में कहा गया कि दोनों देश बातचीत के मामले को सुलझाने के पक्षधर हैं। चीनी रक्षा मंत्री ने भी मामले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की बात कही। संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सीमा पर शांति और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। रक्षा मंत्री कार्यालय ने बयान में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले कुछ महीनों में गलवान घाटी सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा में हुए घटनाक्रमों पर भारत के पक्ष को स्पष्ट रूप से रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिनों के मॉस्को दौरे में रूस और चीन सहित अन्य SCO सदस्य देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण संकट में पड़ चुकी सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयां यानी MSME को संकट से उबारने के लिए 3 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को 20% अतिरिक्त ऋण सहायता राशि के रूप में मिल चुका है, जिससे औद्योगिक इकाइयों की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। भारतीय स्टेट बैंक हरिद्वार की सहायक महाप्रबंधक रूबी मिश्रा ने बताया कि MSME सेक्टर के लिए पैकेज की घोषणा के बाद गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन योजना के तहत 20% राशि उन पर बकाया ऋण के आधार पर अतिरिक्त सहायता ऋण राशि के रूप में निर्गत कर दी गई है। इस GECL की जो सुविधा थी, ये सुविधा आपको जो फरवरी में 29 फरवरी को जो बैलेंस था उसका 20% हमें देना था, तो ये ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड आया था। हम लोगों ने अपने सारे SME कस्टमर्स को जो एलिजिबल थे उनको ये सैंक्शन करके डिसबर्स कर दिया है। करीब करीब हमारी ब्रांच से 11 करोड़ के करीब डिसबर्समेंट GECL में हुआ है और एक हमारी बैंक की भी CECL करके सुविधा थी, कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, वो भी हमने 6 करोड़ डिसबर्स किया है। हरिद्वार सिडकुल MSME एसोसिएशन के महामंत्री राज अरोड़ा ने बताया कि लॉकडाउन के बाद आर्थिक संकट में फंस चुकी इकाइयां फिर से सामान्य रूप से संचालित होकर अपने कारोबार में जुट गई हैं।
ये बहुत बड़ा सहारा है, बहुत बड़ा सहारा है। 20% अमाउंट जो है ये वास्तव में हमारे लिए संजीवनी की तरह से काम कर रहा है। और इस समय जब वापस से सिचुएशन हमारे पास ऑर्डर्स, आज की सिचुएशन की बात करूं तो वापस से हम लोग नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं। पिछले 15 दिन में हमारे पास वापस जो हमारे ऑर्डर्स सब कैंसिल हो गए थे वो वापस से आ गए हैं। और अब इस 20% की वजह से ही हम वापस से अपने सिस्टम को पूरा चला पा रहे हैं। और ये वास्तव में मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। उद्यमी राहुल सिंघवी का कहना है कि पैकेज की घोषणा का एमएसएमई सेक्टर के उद्यमी लाभ उठा रहे हैं। कच्चे माल की खरीद और उत्पादों को बेचने में मदद मिल रही है। फैक्ट्री छोड़कर गए कामगार भी अब वापस लौटने लगे हैं। किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना में किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है। किसानों को विभिन्न मदों में 1 लाख से 3 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है, जिसे मासिक किस्तों में चुकाना होता है। इस योजना में समूह को भी ऋण देने का प्रावधान है। सरकार द्वारा बिना ब्याज के ऋण दिया जा रहा है, लेकिन इसकी एक शर्त सरकार ने कर रखी है आम जनता के लिए कि इसकी रेगुलर किस्त आप भुगतान करें प्रति माह। यदि किसी व्यक्ति की 3 माह तक किस्त नहीं आती है, उस पर ब्याज लगाया जाएगा। ये योजना 1 लाख से 3 लाख रुपए तक शुरू की गई है और महिला समूहों को 5 लाख रुपए दिया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के लिए सहकारी समितियां किसानों का चुनाव करती हैं, जिसका वेरिफिकेशन बैंक करता है। कुछ औपचारिकताओं के बाद ऋण दिया जाता है। पात्र कृषक को जो है उसमें उसका चयन किया जाता है। फिर उसके बाद जो है उस किसान को समिति सचिव जो है शाखा में लेकर आते हैं और यहाँ पर उनका जो है वेरिफिकेशन किया जाता है। ये भी जानकारी देंगे कि जो हम दे देते हैं कृषक को शाखा स्तर पे कि जो आप जिस उद्देश्य के लिए ऋण ले रहे हैं उसकी क्रय रसीद इस तरह से वो और उसका बीमा ये सब उसे उपलब्ध कराना होता है। इस योजना से किसानों को फायदा हो रहा है। काशीरामपुर तल्ला की लाभार्थी शशि देवी और बसंती देवी ने बताया कि उन्होंने गाय और चारा मशीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का ऋण लिया है। इससे उनकी आमदनी बढ़ी है। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत हमको गाय मिली है। गाय से बहुत लाभ है। मोहल्ले में और लोग भी रहते हैं, उन लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने, उनको भी गाय मिली है। योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई है। बेच के अपने परिवार चलता है, घर का खर्चा चलता है, परिस्थिति अपने ठीक हो जाती है। बीमा करा रखा है। बीमा से बहुत लाभ है। अगर गाय को कुछ होता है तो हम लोगों को उसका पैसा मिलता है, इसीलिए लोग बीमा कराते हैं। रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज में इन दिनों एक बाघिन को लेकर दहशत है। इस बाघिन को 2 शावकों के साथ टेढ़ा खत्ता में तिलमठ मंदिर के आसपास देखा गया है। यह अब तक कई मवेशियों का शिकार भी कर चुकी है। बाघिन के डर से लोगों का मवेशियों के लिए जंगल से चारा और पानी लाना मुश्किल हो रहा है। तिलमठ मंदिर में उधर गाय भैंस खा रहे हो, लगातार आ रहे हैं, गाय भैंस खा रहे हैं और इधर जा रहे तो शेर दिख रहे हैं, उधर जा रहे तो शेर दिख रहे हैं। हमको डर है फिर शेर बाकी कहाँ से लाए हम घास। अब जंगल हमारा रोज का काम यही है। अब कहाँ बच्चे कैसे पालने हमने फिर। वन विभाग ने क्षेत्र में टीमें तैनात कर दी हैं। साथ ही ग्रामीणों को सुबह और शाम के समय घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। देखिए, कल जो है टाइगर्स ने एक गाय का वहाँ पे शिकार किया था, तो उसके बाद से हमारे पास काफ़ी कॉल्स आ रही थी कि साहब यहाँ पे जो है टाइगर है और यहाँ पे लोग जो है काफ़ी आसपास भीड़ लगा रहे हैं। तो वहाँ जब हमारी टीम गई तो वहाँ पे कुछ टूरिस्ट थे जो वहाँ पे कौतूहलवश खड़े थे और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो ज़्यादा नज़दीक हैं। तो हमारी टीम जाकर के मौके पे वहाँ पे उनको पर्यटकों को दूर किया गया। और चूँकि ये क्षेत्र के पास ही हमारा टेढ़ा गाँव भी है, तो वहाँ पे स्थानीय लोगों को जो है जा कर के बताया गया है कि अभी जब तक ये टाइगर की मूवमेंट है शाम को और सुबह ना निकलें। और साथ ही हमारे यहाँ से 2 टीमें गठित कर दी गई हैं जो सुबह और शाम की नियमित वहाँ पे गश्त कर रही हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।